करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक था वो कल कंप्लीट हो चुका था। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, हमारा पिछली क्लास में टॉपिक क्या था जो कंप्लीट हो चुका है, शिल्प और कला के प्राचीन ग्रंथ। अभी हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है चित्रकला के तत्व। ठीक है, चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनके द्वारा हम चित्र का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चित्र के जो तत्व होते हैं उनके हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? चित्रकला के तत्व। क्या टॉपिक है? चित्रकला के तत्व। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनके द्वारा हम चित्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि रूप, रेखा, रंग, तान, बोध, अंतराल। ये 6 जो हमारे तत्व हैं इनके द्वारा ही हम चित्र का निर्माण कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है रेखा। रेखा होता है मतलब कि जैसे रेखा होती है, रेखाओं के द्वारा ही हम अपने क्या है चित्र का निर्माण कर पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है? रेखाओं का। अगर हम रेखा ही नहीं बनाएंगे या फिर स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हम चित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं कि चित्रकला के कितने तत्व बताए हैं? 6 तत्व। ठीक है, सबसे पहले चित्रकला के कितने तत्व बताए हैं? 6 तत्व। तो वो 6 तत्व कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर आता है रेखा। दूसरा कौन सा होता है? रूप। तीसरा तान, सॉरी, तीसरे नंबर पर आता है रंग। रंग को हम क्या बोल सकते हैं? वर्ण। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर तान, फिर आता है पोत, और उसके बाद में आता है अंतराल। अब ये जो 6 तत्व हैं इनके द्वारा ही हम चित्र का निर्माण कर पाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था उसी समय बताया कि जो ये चित्रकला है, चित्रकला में जो कला शब्द जुड़ा हुआ है, कला शब्द एक मानव की ऐसी क्रिया है, मानव के मस्तिष्क की ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। अब हम भावों को अभिव्यक्त किसके माध्यम से कर पाएंगे? इन 6 तत्वों के माध्यम से। ठीक है, अपने भावों को हम तभी प्रस्तुत कर पाते हैं जब हमारे पास ये 6 चीजें होती हैं। जैसे कि हमें रेखाओं का ज्ञान हो, रूप का, ठीक है, उसके बाद में रंग कैसे भरने चाहिए, उसमें तान, पोत, अंतराल, ये सभी मतलब ये सभी चीजें होनी चाहिए, तभी हम किसका निर्माण कर पाते हैं? एक सक्षम चित्र बन पाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक उतारिए। उसके बाद में हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ये हमने बताया कि चित्रकला के कितने तत्व बताए गए हैं? 6 तत्व। अब इनके द्वारा ही चित्र का निर्माण कर पाते हैं। तो ये देख लीजिए, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। अब हम एक एक से इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? रेखा के बारे में। आगे चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? रेखा। क्या आता है? रेखा। अब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। आप सबको सब पहले पता होगा कि रेखा किसे कहते हैं, कि जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली गौण रेखा क्या कहलाती है? रेखा। ठीक है, गौण दूरी या फिर दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु को क्या मिला रही है? एक दूरी के माध्यम से ये मिल पा रहे हैं। यही अगर हम इस दूरी को मिलाएं, ठीक है,
अगर हम इस दूरी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक रेखा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली गौण दूरी क्या कहलाती है, रेखा। सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है ये चित्रकला में। जब हम रेखा ही नहीं बनाएंगे तो हम चित्र का निर्माण कभी भी नहीं कर पा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि रेखा किसे कहते हैं। एक बिंदु से अगर हम दूसरे बिंदु को मिलाएंगे तो उसके मध्य में जो दूरी है उसको मिलाने पर क्या प्राप्त होती है, हमें रेखा। ठीक है, अब रेखा का भी वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक तो औपचारिक रेखा और दूसरी कौन सी होती है, अनौपचारिक रेखा। ठीक है, औपचारिक रेखाएं किसे कहते हैं और अनौपचारिक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे औपचारिक रेखाएं। औपचारिक रेखाएं कहते हैं हम जो किसी भी मतलब कि किसी भी स्केल की सहायता से बनाई जाने वाली रेखाओं को क्या बोलेंगे, हम औपचारिक रेखाएं। ठीक है, सबसे पहले इसका वर्गीकरण करते हैं। रेखाओं का वर्गीकरण रेखाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। पहले नंबर पर औपचारिक रेखाएं और दूसरी कौन सी होती है, अनौपचारिक रेखाएं। देखिए, औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा, मैंने आपको बताया कि औपचारिक रेखा कैसे कहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता से, हम किसी की भी सहायता से अगर कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो कौन सी होगी, हमारी औपचारिक रेखा है। और अनौपचारिक रेखा हाथ से टेढ़ी मेढ़ी खींची जाने वाली रेखाओं को क्या बोलेंगे, अनौपचारिक रेखा है। ठीक है, किसी भी स्केल की सहायता से खींची जाने वाली कौन सी रेखा होती है, औपचारिक रेखा। और उसके बाद में आती है अनौपचारिक रेखाएं कि हाथ से खींची जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा, हाथ से खींची जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक रेखाएं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी रेखाओं की मुख्य बातें। अब हमने देखा कि वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, दो रूपों में। दो रूप कौन कौन से हमारे, औपचारिक और अनौपचारिक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है। तो औपचारिक है किसी भी स्केल की सहायता से अगर हम कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो औपचारिक में आएगी। और अनौपचारिक रेखा हाथ से कोई भी रेखा खींचेंगे टेढ़ी मेढ़ी, वह क्या होगी, अनौपचारिक रेखा है। ठीक है, अब इसमें ये इसका वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में देखेंगे कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, रेखाएं होती हैं मुख्य रूप से 7 प्रकार की। ठीक है जी, ये तो इनका वर्गीकरण है कि मतलब कि रेखाएं कितने कितने रूपों में हो सकती हैं। जैसे अनौपचारिक रेखाओं को मैंने बता दिया कि अगर हम कोई भी सीधी रेखा या स्केल की सहायता से खींचेंगे तो वो हो जाएगी औपचारिक। और अनौपचारिक हो जाती है जैसे टेढ़ी मेढ़ी या घुमावदार कैसी भी रेखा खींचेंगे तो वो अनौपचारिक रेखा। अब इसके बाद में रेखा मैंने आपको बताया 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की रेखाएं भी इन्हीं में शामिल हो जाती है, जैसे कि अनौपचारिक रेखा और औपचारिक रेखाओं में। ठीक है,
अब रेखाओं के प्रकार या प्रभाव देखेंगे कि जैसे सीधी खड़ी रेखा होती है, ठीक है, सीधी खड़ी रेखा, सीधी पड़ी रेखा या लंबवत रेखा, ठीक है। सीधी खड़ी रेखा को हम लंबवत रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। आड़ी पड़ी रेखा को क्या कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसके बाद में पुंजीय रेखा होती है, कोणीय रेखाएं होती है, ये सब रेखा क्या है, रेखाओं के प्रकार। अब इसके बाद में देखेंगे रेखाओं के प्रभाव या प्रकार। रेखाओं के प्रभाव या प्रकार। रेखाओं के जो ये रेखाएं बताएंगे अभी, ये रेखाएं किस किस प्रकार से हम पर प्रभाव डालती हैं इसके बारे में, और क्या क्या प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी इनके प्रकार में सीधी खड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा या फिर बोलेंगे लंबवत रेखा। अब आप जानते हैं कि सीधी खड़ी रेखा कैसी होती है, तो सीधी खड़ी रेखा ये है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लंबवत रेखा भी, ठीक है। यहाँ तक देखिए, इसके बाद में हम इसकी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेखा क्या है, रेखाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है और इनके प्रकार क्या है और प्रभाव अभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक उतारिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि रेखा किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण दो रूपों में होता है, और उसके बाद में हम प्रकार की बात कर रहे थे। प्रकार हमने सबसे पहले देखा कि रेखा का सबसे पहला प्रकार कौन सा है, सीधी खड़ी या लंबवत रेखा, ठीक है, सीधी खड़ी या लंबवत रेखा। अब आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जो ये रेखा होती है, रेखा सबसे प्राचीन तत्व माना गया है, ठीक है। चित्रकला का सबसे प्राचीन तत्व क्या माना है, रेखा, क्योंकि रेखा ही नहीं होगी तो हम चित्र का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको सबसे प्राचीन तत्व माना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले नंबर पर, कौन सी थी, सीधी
खड़ी या लंबवत रेखा, सीधी खड़ी या लंबवत रेखा। अब ये देखेंगे कि ये किसका प्रतीक होती है। जैसे ये रेखा ऊर्ध्वागमन, ऊर्ध्वागमन का प्रतीक होती है। ठीक है, ये क्या किसका प्रतीक होती है, ऊर्ध्वागमन का। अब इसको कैसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो देखिए ये मीनार, टावर, बोतल आदि के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, मीनार, टावर या किसी बोतल के लिए प्रयुक्त होती है कौन सी रेखाएं, सीधी खड़ी या लंबवत रेखाएं। ठीक है, अब ये मतलब कि मैंने आपको बताया था कि प्रकार और प्रभाव हम साथ साथ देखेंगे कि इसके प्रकार क्या क्या है और जो प्रकार है उसके प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, तो इसके प्रभाव की बात करें कि सीधी खड़ी या लंबवत रेखा के प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो ये रेखाएं निश्चय, दृढ़ता, गौरव, शाश्वतता का अनुभव, शाश्वतता का अनुभव कराती है। ठीक है, ये निश्चय, दृढ़ता, गौरव, ठीक है, इनका क्या होती है, ये प्रभाव होता है। ठीक है, कि निश्चय, दृढ़ता, गौरव, शाश्वतता का अनुभव कराती है कौन सी रेखाएं, सीधी खड़ी रेखाएं। तो देखिए इसके बाद में ये हमने बात की थी सीधी खड़ी या लंबवत रेखाओं की, ये रेखा ऊर्ध्वागमन का प्रतीक होती है। उसके बाद में बात की कि मतलब इसको प्रयुक्त किस किस में कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमें खड़ा चित्र बनाना है, ठीक है, लंबवत चित्र बनाना है, उसमें हम इसका निर्माण करते हैं सीधी खड़ी रेखा का। जैसे कि हम मीनार बनाए, टावर बनाए, बोतल बनाए, ऐसी जो खड़ी खड़ी चीजें होती है उनको बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, लंबवत रेखाओं का। उसके बाद में इसके प्रभाव क्या है, निश्चय का प्रतीक होती है, दृढ़ता का प्रतीक होती है, गौरव, शाश्वतता का अनुभव कराती है कौन सी रेखा है, सीधी खड़ी रेखा। उसके बाद में बात करेंगे, दूसरे नंबर पर आती है सीधी सीधी पड़ी रेखा। सीधी पड़ी रेखा या कौन सी होती है, क्षितिजाकार। सीधी पड़ी रेखा या क्षितिजाकार रेखा। अब सीधी पड़ी रेखा या क्षितिजाकार, आपको इसके नाम से ही अनुभव हो जाता है कि सीधी पड़ी या क्षितिजाकार रेखा ऐसी होती है और सीधी खड़ी रेखा कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, तो सीधी पड़ी रेखा या क्षितिजाकार रेखा होती है, ये किसका प्रतीक होती है, यहाँ तक उतार लीजिए। इसके बाद में हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीधी खड़ी या लंबवत रेखा किसे कहते हैं।
उतार लिया होगा। आगे चलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे? जो दूसरे नंबर की रेखा होती है, सीधी खड़ी, सॉरी सीधी पड़ी, या फिर कह सकते हैं क्षितिजाकार। सीधी पड़ी या क्षितिजाकार रेखा। मैंने अभी आपको बताया कि सीधी पड़ी या क्षितिजाकार रेखा कैसी होती है, तो जो कि ऐसे मतलब विश्राम की अवस्था में, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि ये किस रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो क्षितिज पर पड़ी हुई प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। पड़ी हुई क्षितिज पर पड़ी हुई अंकित की जाती है, ठीक है। क्षितिज पर कैसी प्रस्तुत की जाती है? ये पड़ी हुई, ठीक है, जैसे कि लेटे हुए। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो रेखा है, ये किसको आधार प्रदान करती है? ये करती है लंबवत रेखा को। जैसे कि लंबवत रेखा ऐसे खड़ी होती है, उसको आधार आधार प्रदान करती है कौन सी रेखा? पड़ी रेखा, ठीक है। और ये किसके समानांतर होती है? ये होती है क्षितिजाकार, क्षितिज के समानांतर। ये रेखा क्षितिज के समानांतर होती है, समानांतर होती है। और लंबवत रेखा को क्या प्रदान करती है? आधार, आधार प्रदान करती है। कौन सी रेखा? सीधी पड़ी रेखा किसको आदान प्रदान करती है? तो लंबवत रेखा को, ठीक है, या सीधी खड़ी रेखा को। इसके बाद में इसके प्रभाव की बात करें कि इसका प्रभाव क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये रेखाएं शांत, विश्राम, मौन, स्थिरता, ठीक है। मौन, शांत, विश्राम, स्थिरता और संतुलन आदि का आदि की द्योतक है, ठीक है। ये ये इनका प्रभाव क्या क्या होता है? ये शांत जैसी दिखाई देती है विश्राम में, विश्राम अवस्था में। मौन, स्थिरता, संतुलन आदि, ये ये रेखा आदि की द्योतक होती है, ठीक है। ये हो गई हमारी सीधी पड़ी रेखा। इसके बाद में हम अगली रेखा की बात करेंगे, तो यहाँ तक उतारिए। अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत दिखाई दे या समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें हमारे कमेंट में डाल देना, जिससे कि हम आपको अच्छे से समझाने की प्रयास करें। और तो यहाँ तक उतार लीजिए।
तो उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। इसके बाद में आती है हमारी तीसरे नंबर की, जो कौन सी है, तिरछी या कर्णवत रेखा। कौन सी, तिरछी एवं कर्णवत रेखा। तिरछी बोलो या कर्णवत रेखा। तिरछी या कर्णवत रेखा कैसी होती है, ऐसे, ठीक है। धरातल पर कैसी दिखाई देती है, तिरछे रूप में, ठीक है। तो देखिए, ये रेखाएं अंतराल पर कैसी होती हैं, तिरछी तिरछी खींची जाती हैं। अंतराल पर कैसे खींची जाती है ये रेखाएं, तिरछी, ठीक है। जो मानव शरीर है वो अधिकतर किस अवस्था में रहता है, क्रियाशील, इसी अवस्था में। कर्णवत मतलब कि वो कर्ण, अगर कोई क्रिया कर रहा है तो वो कैसी अवस्था में होता है, अधिकतर कर्णवत रेखा में, ठीक है। मानव शरीर अधिक क्रियाशील क्रियाशील इसी अवस्था में होता है, ठीक है। मानव शरीर अधिक क्रियाशील किस अवस्था में होता है, इसी अवस्था में, ठीक है। और ये रेखाएं अंतराल पर कैसे खींची जाती हैं, तिरछी। इसके बाद में इसके प्रभावों की बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या क्या होता है। तो ये रेखाएं स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी, प्रबल, ठीक है, प्रबल आदि का भाव व्यक्त करती हैं। कौन कौन से भाव व्यक्त करती हैं, स्पंदन का, उत्तेजना का, बेचैनी का, प्रबल और आदि भाव व्यक्त करती है। कौन सी रेखा है, तिरछी एवं कर्णवत रेखा। उसके बाद आती है चौथे नंबर पर हमारी कोणीय रेखा। कोणीय रेखाएं, कोणीय रेखाएं कौन सी होती है कि ये ऐसी रेखा होती है जो तुरंत की तुरंत अपना स्थान बदल लेती हैं, ठीक है। कैसी रेखाएं, कोणीय रेखाएं, जो अति शीघ्र अपनी दिशा बदले, वो कौन सी रेखा होती है, कोणीय रेखाएं। तो इसकी परिभाषा लिखिए, ये रेखाएं अति शीघ्र अपनी दिशा बदल देती हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे इसी में कोणीय रेखाओं में और चर्चा करेंगे कि कोणीय रेखाओं के प्रभाव क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो तिरछी रेखा आपको समझ में आ गई होगी, इसको क्या कहा जाता है, कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा होती है वो अंतराल पर तिरछी खींची जाती है, जैसे कि मैंने आपको खींच कर भी बताई है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो मानव शरीर है वो क्रियाशील किस अवस्था में होता है, अधिकतर कर्णवत रेखा में, ठीक है। इसके बाद में ये जो रेखा होती है उनके प्रभाव क्या क्या है, तो स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी और प्रबल, ठीक है। इसके बाद में बात की थी हमने चौथे नंबर पर कोणीय रेखाओं की। कोणीय रेखा होती है जो अति शीघ्र अपनी दिशा बदल लेती हैं। इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे, तो अभी आप यहाँ तक उतारिए।
तो समझ में आ गया कि तिरछी रेखा किसे कहते हैं और कोणीय रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तिरछी रेखा या कणवत रेखा और कोणीय रेखा, इनमें अंतर है। ठीक है, कणवत रेखा कौन सी होती है, जो तिरछी खींची जाती है, और ये कोणीय रेखा होती है जो अतिशीघ्र अपनी दिशा बदल लेती है। आगे बात करेंगे कोणीय रेखाओं में। कोणीय रेखाओं के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जो कोणीय रेखा होती है उनके प्रभाव क्या होते हैं कि ये रेखाएं अस्पष्ट, अस्पष्ट के बाद में संघर्ष, व्याकुलता, व्याकुलता के बाद में प्रभाव, ठीक है, आघात आदि की घोतक है। आदि की घोतक है। ठीक है, ये रेखाएं अस्पष्ट को दर्शाती है, संघर्ष को, व्याकुलता को दर्शाती है, प्रभाव और आघात को दर्शाती है। ठीक है, कौन सी रेखा होती है, कोणीय रेखाएं। ठीक है, कौन सी रेखा होती है, कोणीय रेखाएं। और ये रेखाएं बिजली की कड़कड़ाहट और हृदय गति के उतार चढ़ाव को क्या करती है, प्रतिबिंबित। ठीक है, कौन सी रेखा करती है, कोणीय रेखाएं। तो इसमें एक मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि ये रेखाएं बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, हृदय गति के उतार चढ़ाव, चढ़ाव को प्रतिबिंबित करती हैं। कौन सी रेखा करती है, कोणीय रेखाएं। ठीक है, ये हमने बात की कि कोणीय रेखा किसे कहते हैं, जो तुरंत या फिर अति शीघ्र अपनी दिशाएं बदल ले, वो कौन सी रेखा होती है, कोणीय। उसके बाद में इसके प्रभाव देखें कि अस्पष्टता को दर्शाती है, संघर्ष को दर्शाती है, व्याकुलता को, और प्रभाव और आघात को। ठीक है, इसके बाद में ये रेखाएं जो होती हैं बिजली की कड़कड़ाहट को, हृदय गति के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे 5वें नंबर पर कौन सी आती है, पुंजीय रेखा। पुंजीय रेखा, पुंजीय रेखाओं के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पुंजीय रेखा कौन सी होती है कि एक बिंदु से स्टार्ट होकर, ठीक है, एक बिंदु से स्टार्ट होकर और चारों ओर फैल जाती है, वो रेखा कौन सी होती है, पुंजीय रेखा। ठीक है, लिखिए ये। हेलो एवरीवन, तो देखिए ये हमारी जो 6 नंबर की रेखा थी वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें हमारी जो 5वें नंबर की रेखा थी वो वहीं पर रुक गई थी। तो हम आगे, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में हम 5वें नंबर की करा देंगे। प्रवाही रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, लयात्मक रेखाएं। इन्हें लहरदार रेखाएं भी कहा जाता है। और ये किसका प्रतीक होती है, सॉरी किसके भाव व्यक्त करती है, लावण्य, गति, माधुर्य और इनके भाव व्यक्त करती हैं। इसके बाद में आता है ये पानी की लहरें, तरंग और संगीतात्मकता का प्रतीक होती है। कौन सी रेखाएं, प्रवाही रेखाएं। ठीक है, प्रवाही रेखाएं जैसे कि किसी कोई भी नदी समुद्र में प्रवाह आता है तो उसके साथ में जो लहरें लहरें बनती है उसी को क्या कहते हैं, प्रवाही रेखाएं। ठीक है, तो इसको उतारिए। इसके बाद में हम 5वें नंबर की जो रेखा है उसको थोड़ा सा और देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको 5वें नंबर की जो रेखा थी कौन सी थी, पुंजीय रेखा। पुंजीय रेखा के बारे में बताया था कि जो एक बिंदु से स्टार्ट होकर चारों ओर फैल जाती है तो वो कौन सी रेखा होती है, पुंजीय रेखाएं। ठीक है, उसकी आपने परिभाषा लिख ली थी। तो अब इसमें जो उसके प्रभाव हैं उनको हम देखेंगे कि पुंजीय रेखा के प्रभाव
क्या क्या होते हैं, तो इनसे शोभा, अभिलाषा, ठीक है, स्वच्छंदता, स्वच्छंदता। इसके बाद में आता है प्रकाश पुंज, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम, विस्तार, ठीक है, आदि के भाव व्यक्त होते हैं। इसके द्वारा जो 5वें नंबर की हमारी रेखा थी, प्रकाशीय पुंजीय रेखाएं, ठीक है, पुंजीय रेखाओं से किस किस के भाव व्यक्त होते हैं, शोभा, अभिलाषा, स्वच्छंदता, प्रकाश पुंज, स्वदेश प्रेम, विस्तार आदि के भाव व्यक्त होते हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद में हमारे 7वें नंबर की जो रेखा है उनको कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारे बीच में क्लास रुक गई थी उसके लिए सॉरी। इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जो 7वें नंबर की रेखा है वो होती है हमारी चक्राकार रेखा, ठीक है, चक्राकार रेखा। आपको इसके नाम से पता चल जाएगी कि चक्राकार कि मतलब एक बिंदु से स्टार्ट होकर वो उसके ही चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा हो जाती है, चक्राकार रेखा, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ये रेखाएं एक बिंदु से स्टार्ट होकर, एक बिंदु से शुरू होकर उसी के चारों ओर घूमती है, चारों ओर घूमती है। तो कौन सी रेखा होती है, चक्राकार रेखा, ठीक है। ये किसका प्रतीक होती है, उत्तेजना, गति, शक्ति और संप्रेषण, इसका प्रतीक होती है। उत्तेजना, गति, शक्ति और संप्रेषण का भाव व्यक्त करती हैं, भाव व्यक्त करती हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी 7 रेखाएं। सबसे पहले थी खड़ी लंबवत रेखा, ठीक है। उसके बाद में सीधी पड़ी रेखा या फिर क्षितिजाकार रेखा। उसके बाद में आती थी तिरछी या खंडवत रेखा, फिर कोणीय रेखा, कोणीय के बाद में पुंजीय रेखा, चक्राकार, और एक और थी हमारी लहरदार या प्रवाही रेखा या लयात्मक रेखा, ठीक है। ये रेखाएं कंप्लीट हो चुकी है। रेखाओं के सिर्फ प्रकार हुए हैं, अभी इसके बाद में रेखाओं में और भी बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ तक देख लीजिए, इसको उतारिए। तो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो आप हमारे कमेंट में डाल देना, जिससे कि हम आपको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करें, ठीक है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।